हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मानव रक्त अर्थात ह्यूमन ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? किसी स्वस्थ मनुष्य की अगर बात की जाए तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है आपका 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके वजन का 7%। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है तो बताएंगे उसके वजन का 7%। जैसे बात करें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो ये 70 का 7% उसका ब्लड होगा। 70 का 7% यानी आप कहोगे 7 7 49 यानी 4.9 लीटर जो है ब्लड हो जाएगा। तो यानी वजन का 7%। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान की अगर बात करें दोस्तों तो बताइएगा 6.4, 8.4 या 10.4 या 7.4। तो रक्त का पीएच मान का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रक्त किस प्रकृति का होता है? अर्थात पूछा जा रहा है कि रक्त क्षारीय होता है कि अम्लीय। तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त जो होता है क्षारीय होता है। अब कैसे पता दोस्तों कि क्षारीय होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4। तो अगर 7 पे है पीएच मान तो उसे न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उदासीन। और अगर 7 से कम है तो उसे अम्लीय बोलते हैं और 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय बोलते हैं। तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है, जो कि 7 से ज़्यादा है, तो इसे क्या हम कहेंगे? क्षारीय। चलिए चौथे प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हिमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिपैटोलॉजी या फिर ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमेटोलॉजी। हिमेट हिमेट रक्त से संबंधित शब्द है, तो उसी से बन गया है आपका हिमेटोलॉजी। अगर बात करें दोस्तों हिपैटोलॉजी तो लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों कार्डियोलॉजी की, तो हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ आपका रक्त का अध्ययन पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा दोस्तों प्लीहा में होता है कि लीवर में होता है कि अस्थिमज्जा में होता है कि किडनी में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में जो रक्त का निर्माण होता है ये अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में। वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें दोस्तों कि छोटे बच्चों में कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे लीवर में। छोटे बच्चों में हो जाएगा लीवर में, जबकि वयस्कों में क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्थि मज्जा में। अगर प्लीहा की बात करें दोस्तों तो इसे रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं, हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं किसे? प्लीहा को। अगर किडनी की बात करें दोस्तों तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, अर्थात इसमें उपस्थित अमोनिया या फिर यूरिया को फिल्टर करती है। कौन करती है? किडनी। चलिए दोस्तों छठवें प्रश्न पे आते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है दोस्तों, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया दोस्तों जो शरीर का ब्लड बैंक है इसे किसे कहते हैं, तो बताएंगे आप प्लीहा को। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को। अगर लीवर की बात करें दोस्तों तो लीवर जो है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लीवर में रक्त का निर्माण होता है। अगर अस्थिमज्जा की बात करें दोस्तों तो बड़े यानी वयस्कों में रक्त का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। किडनी की बात करें तो ये रक्त को फिल्टर करने का काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न है, रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो रक्त का कब्रगाह की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी प्लीहा को ही बोलते हैं। चाहे शरीर का ब्लड बैंक पूछा जाए
चाहे रक्त का कब्रगाह पूछा जाए, दोनों का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा को। प्लीहा को ही कब्रगाह बोलते हैं और प्लीहा को ही ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और बाकी लीवर के बारे में हमने जान ही लिया है दोस्तों। बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। और अगर लीवर की बात करें, कार्य की बात करें दोस्तों, तो लीवर जो है ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या करता है दोस्तों? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। किडनी रक्त को फिल्टर करती है। 8वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूरे रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो अगर बात करें दोस्तों पूरे रक्त का, तो 55 से 60%। कितना दोस्तों? 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। पूरे 100% रक्त में से 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। तो यहाँ आपका 55 नहीं दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 60%। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 55% देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान से आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर होगा 55 से 60% पूरे रक्त का प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी आपका जो बच गया 40 से 45%, 40 से 45% ये रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा कितना? 55 से 60%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 9वां प्रश्न है, रुधिराणु यहाँ पे होगा दोस्तों। क्या होगा? रुधिराणु कर लीजिएगा। रुधिराणु में सबसे अधिक कौन होता है? यानी आपके रुधिराणु में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, यानी सबसे अधिक संख्या में कौन होता है? तो बताइएगा दोस्तों, आरबीसी होती है या डब्ल्यूबीसी होती है या प्लेटलेट्स होता है या फिर ल्यूकोसाइट होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है इसमें आरबीसी पाई जाती, जो हमारा शरीर नहीं दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है इसमें आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स। इसके अलावा आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की अगर बात करें दोस्तों, प्लाज्मा ये पूरे रक्त का लगभग 55 से 60% होता है। बाकी जो 40-45% भाग बचा, 40 से 45% भाग बचा, उसमें आपका 40 से 45% भाग में आपका आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्लाज्मा होगा, लेकिन उसने पूछा है रुधिराणु में, यानी रुधिर कणिकाओं में। तो जो आपका आरबीसी होगा, आरबीसी आपका होता है 4 से 5 लाख। आरबीसी कितना होता है दोस्तों? 4 से 5 लाख। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ये 10 से 15 हज़ार होता है। कितना दोस्तों? 10 से 15 हज़ार, थाउजेंड, तो हो जाएगा आपका 1000, 10 से 15 हज़ार। और जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों ये 2 से 2.5 लाख होता है। कितना होता है? 2 से 2.5 लाख। तो इसी में से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो बताएंगे आप आरबीसी। आपका रुधिर होता है, रुधिर में एक रुधिर कणिका होती है, एक प्लाज्मा होता है। पूरे रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है और 40 से 45% भाग रुधिर कणिका का होता है। अब इसी 40-45% भाग में, यानी रुधिर कणिका में जो होता है आपका आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। डब्ल्यूबीसी 10 से 15 हज़ार होता है, आरबीसी आपका 4 से 5 लाख के बीच होता है और प्लेटलेट्स आपका 2 से 2.5 लाख तक होता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रुधिराणु में, रुधिर यानी रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो आप बताओगे आरबीसी। वैसे तो प्लाज्मा होगा, टोटल में प्लाज्मा होगा, लेकिन यहाँ रुधिर कणिका में पूछा गया है, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी। कितना होता है दोस्तों? 4 से 5 लाख। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 10 से 15 हज़ार। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो 2 से 2.5 लाख। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आरबीसी। 10वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बताएंगे प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइएगा। गैसों का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, स्टेमिना बनाना, भोजन व हार्मोन संवहन करना। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पचा हुआ भोजन होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन जो है प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन व हार्मोन का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक साइड में है रुधिर कणिकाएं, एक साइड में है उनका कार्य। तो बताइएगा दोस्तों, तो अगर प्लाज्मा की बात करें दोस्तों, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है बताइएगा। तो प्लाज्मा का काम अभी हमने देखा, ये भोजन तथा हार्मोन का संवहन करता है, यानी ए का हो जाएगा आपका 1। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे 1। ए का हो जाएगा 1।
उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आरबीसी का, तो जो आरबीसी होती है ये जो है क्या करता है, काम क्या करता है बताइएगा। तो आरबीसी का काम क्या होता है, गैसों का परिवहन करना। गैसों का क्या करना दोस्तों, परिवहन करना। तो आपका बी का हो जाएगा, ए का हो गया आपका एक, ए का हो गया आपका एक, और बी का आपका हो जाएगा दोस्तों, बी किस में जाएगा, गैसों का परिवहन यानी तीन, बी तीन। और देखिएगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी सी का आपका हो जाएगा, सी का हो जाएगा दो, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, दो। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों प्लेटलेट्स की, तो जो प्लेटलेट्स होता है ये स्टेमिना को बनाए रखता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, स्टेमिना को बनाए रखता है। तो आपका हो जाएगा डी का चार, डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चार। उसके बाद फाइब्रिनोजन की बात करें अगर, तो फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपका ई का हो जाएगा दोस्तों छः। और अगर बात करें हिपैरिन की, तो ये नसों में रक्त को जमने से रोकता है, यानी एफ का हो जाएगा आपका, एफ का हो जाएगा पाँच, यानी ए का वन, बी का थ्री, बी का थ्री हो जाएगा, सी का टू। तो ए का वन और बी का थ्री, ए का वन, बी का थ्री, सी का टू, डी का फोर, ई का सिक्स और एफ का फाइव। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। कौन सा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न, हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो बताइएगा दोस्तों हिपैरिन कहाँ पर बनता है या फिर फाइब्रिनोजन कहाँ पर बनता है। लीवर में बनता है, लिगामेंट में बनता है, टेंडन में बनता है या अस्थिमज्जा में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हिपैरिन होता है या फाइब्रिनोजन होता है ये इसका निर्माण जो होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, लीवर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर में हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है। अब हिपैरिन क्या काम करता है दोस्तों बताइएगा। तो जो हिपैरिन है ये नसों में रक्त को जमने से रोकता है। नसों में रक्त को जमने से कौन रोकता है, हिपैरिन। लेकिन जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन होता है ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। कहीं पे चोट अगर लग जाएगी तो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करेगा, तो फाइब्रिनोजन। ये दोनों एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो निर्माण तो लीवर में होता है लेकिन उपस्थित कहाँ होते हैं ये बताना है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा में। तो अगर निर्माण का पूछेगा तो बताएंगे हिपैरिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इनकी उपस्थिति अगर पूछा जाए तो बताएंगे इनकी उपस्थिति प्लाज्मा में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है। बताइएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक। तो बताएंगे जो आरबीसी का कलर होता है लाल, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के कारण। 15वां प्रश्न, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल देने पर क्या कहलाता है। तो बताइएगा दोस्तों, सीबम कहलाता है या सीरम कहलाता है या काइम कहलाता है या फिर काइल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरम। अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, सीरम। रोगों की जांच के लिए यही सीरम प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, आरबीसी का अन्य नाम क्या है। तो बताइएगा दोस्तों आरबीसी का अन्य नाम क्या है। रेड ब्लड कार्पल्स, इसका अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिथ्रोसाइट। अगला देखिएगा दोस्तों 17वां प्रश्न, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है। तो डब्ल्यूबीसी के लिए बताएंगे दोस्तों थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या मोनोसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का है और आपका थ्रोम्बोसाइट जो है ये प्लेटलेट्स का है और मोनोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी का ही भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 18वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है। तो बताइएगा दोस्तों थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या मोनोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, आरबीसी को। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट जो कहते हैं ये प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। 19वां प्रश्न, आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या अभी हमने बताया दोस्तों, ये जो है लगभग 4 से 5 लाख तक होती है, 4 से 5 लाख।
तो यहाँ 5 लाख कर लीजिएगा दोस्तों, कितनी होती है 5 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 लाख, लगभग 5 लाख। कितना दोस्तों, लगभग 5 लाख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है लगभग 2 से 2.5 लाख होती है। कितनी होती है दोस्तों, लगभग 2 से 2.5 लाख। और 10 से 15 हज़ार जो होता है WBC होता है, और लगभग 5 लाख, 4 से 5 लाख RBC होता है। लेकिन प्लेटलेट्स 2 से 2.5 लाख होता है। 21वां प्रश्न, WBC की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो WBC होता है ल्यूकोसाइट्स, इसकी संख्या लगभग 10 से 15 हज़ार होती है। कितनी होती है दोस्तों, 10 से लगभग 15 हज़ार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, RBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है। RBC का जीवन काल, RBC, तो RBC का जीवन काल बताइएगा दोस्तों, 20 से 120 दिन, 7 दिन, 2 से 4 दिन, 5 से 7 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 120 दिन। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन। 23वां प्रश्न देखिएगा, WBC का जीवन काल कितना होता है। तो जो WBC का जीवन काल बताना है दोस्तों, बताइएगा 20 से 120 दिन, 7 दिन, 2 से 4 दिन, 5 से 7 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 4 दिन। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और ये 20 से 120 दिन किसका होता है, RBC का होता है। 7 दिन किसका होता है, तो बताएंगे प्लेटलेट्स का होता है। लेकिन WBC का कितना होता है दोस्तों, तो 2 से 4 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो अभी हमने देखा दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 1 सप्ताह यानी 7 दिनों का होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दिनों का। ये हो गया आपका RBC का 20 से 120 दिन। ये हो गया आपका WBC का 2 से 4 दिन। और आपका प्लेटलेट्स का हो गया 7 दिन यानी 1 सप्ताह। 25वां प्रश्न, RBC RBC में क्या नहीं पाया जाता है। तो अगर RBC की बात करें दोस्तों, RBC, तो RBC में ना तो केंद्रक पाया जाता है, ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। केंद्रक और लाइसोसोम दोनों RBC में नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, A और B दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है दोस्तों, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। बताइएगा दोस्तों, WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो जो एनीमिया होती है, ये रक्त की कमी को कहते हैं एनीमिया। रक्त की कमी को कहते हैं एनीमिया, जो कि RBC की कमी के कारण होता है। आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो RBC कम हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एनीमिया, रक्त की कमी। 27वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ल्यूकेमिया किसकी अधिकता के कारण होता है। तो बताइएगा दोस्तों, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो बताएंगे जो ल्यूकेमिया है, ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जो कि WBC की अधिकता के कारण होता है। ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जो कि WBC की अधिकता के कारण होता है। एनीमिया रक्त की कमी है, जो कि RBC की कमी के कारण होता है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जो WBC की अधिकता के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न, RBC का आकार कैसा होता है। तो RBC आप देखे होंगे दोस्तों, गोल आकार का होता है और बीच में चपटा होता है। कैसा होता है दोस्तों, गोल आकार का और बीच में चपटा। तो इसे आप नाम दोगे उभया अवतलाकार। कैसा दोस्तों, उभया अवतलाकार। राइट आंसर हो जाएगा RBC का आकार उभया अवतलाकार होता है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, WBC का आकार कैसा होता है। तो जो WBC होता है दोस्तों, इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता। तो आप कह सकते हो अमीबा के आकार का WBC होता है, या फिर इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है। ऐसे ही अमीबा भी अनिश्चित आकार का होता है। तो आप कह सकते हो WBC का आकार जो है अमीबा के आकार का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे बड़ा होता है। यानी इसमें से बताना है एंटीजन, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो ये सब दोस्तों WBC के भाग हैं, जिसमें से मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। कौन दोस्तों, मोनोसाइट। और सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। 31वां प्रश्न, लिम्फोसाइट किस सेल से बना होता है। तो बताएंगे जो लिम्फोसाइट होता है, ये T सेल से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, T सेल से। लिम्फोसाइट है क्या, तो ये WBC का भाग होता है दोस्तों। WBC का भाग होता है जो T सेल से बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है दोस्तों। 32वां प्रश्न है, HIV किसको प्रभावित करता है। HIV यानी एड्स किसको प्रभावित करता है।
तो बताइएगा दोस्तों, लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, एरिथ्रोसाइट को या प्लाज्मा को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट की टी सेल होती हैं, जो टी सेल होती हैं, इन्हीं को एचआईवी प्रभावित करता है, इन्हीं को नष्ट कर देता है। किसको दोस्तों? लिम्फोसाइट की टी सेल को। चलिए 33वें प्रश्न को चलते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो जो रुधिर वर्ग है दोस्तों, इसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। रुधिर वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई? लैंड स्टीनर। लेकिन अगर विलियम हार्वे की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने, लेकिन रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग का निर्धारण कौन करता है? बताइएगा दोस्तों, एंटीबॉडी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या एंटीजन? किसी भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, कौन डिसाइड करता है? तो आप बताओगे एंटीजन। रुधिर में उपस्थित एंटीजन के की सहायता से बताते हैं कि कौन सा रुधिर वर्ग है। अगर एंटीजन ए है तो बताएंगे रुधिर वर्ग ए है। अगर एंटीजन बी है तो बताएंगे रुधिर वर्ग बी है। अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो बताएंगे रुधिर वर्ग ए बी है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तब बताते हैं रुधिर वर्ग ओ है। तो रुधिर वर्ग का निर्धारण किससे करते हैं? एंटीजन से। 35वां प्रश्न, एंटीजन कहाँ उपस्थित होता है? तो बताएंगे जो एंटीजन होता है ये आरबीसी में उपस्थित होता है। एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है दोस्तों, एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होता है? तो जो एंटीबॉडी होता है दोस्तों, ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है। एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी अगर पूछा जाए तो बताएंगे प्लाज्मा में। 37वां प्रश्न, एंटीजन किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो जो एंटीजन होते हैं आरबीसी में पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो कौन सा प्रोटीन होता है बताना है दोस्तों। तो आप बताओगे ग्लाइकोप्रोटीन। जो एंटीजन होते हैं ये विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है दोस्तों, एंटीबॉडी किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो एंटीबॉडी जो अभी हमने देखा प्लाज्मा में होगा, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से दोस्तों? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन से आपका एंटीजन बना होता है। 39वां प्रश्न दोस्तों, ए बी रुधिर वर्ग पहले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? अगर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो कौन सा एंटीजन होगा? तो हम जानते हैं कि जो एंटीजन वही रुधिर वर्ग। अगर ए एंटीजन तो रुधिर वर्ग ए, अगर बी एंटीजन तो रुधिर वर्ग बी, अगर ए बी दोनों एंटीजन तो रुधिर वर्ग ए बी। तो यही पूछा गया है ए बी रुधिर वर्ग, तो यहाँ पे एंटीजन दोनों होंगे, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न है दोस्तों, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? अगर ए एंटीजन होगा तो ए वर्ग, बी एंटीजन होगा तो बी वर्ग, ए बी एंटीजन होगा तो ए बी वर्ग, कोई एंटीजन नहीं होगा तो ओ वर्ग। तो यहाँ ओ वर्ग पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। 41वां प्रश्न, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो एंटीजन के जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। अगर आपका एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर आपका एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर आपका एंटीजन ए बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी जीरो होगी, यानी कुछ नहीं होगी। तो देखिएगा दोस्तों, रुधिर वर्ग ए बी की बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, यानी एंटीबॉडी आपकी हो जाएगी जीरो। अगर दोनों एंटीजन तो एंटीबॉडी जीरो, क्योंकि अपोजिट होता है। 42वां प्रश्न, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो आप जानते हो ए वाले में ए एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन के लिए देखिएगा दोस्तों, अगर आपका एंटीजन एंटीजन यहाँ पे एंटीजन हो जाएगा और यहाँ पे एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए होगा दोस्तों तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। अगर एंटीजन बी होगा दोस्तों तो एंटीबॉडी आपका ए हो जाएगा। अगर एंटीजन ए बी होगा तो एंटीबॉडी आपका जीरो हो जाएगा। अगर एंटीजन ओ होगा तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी हो जाएंगी। एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी बी अपोजिट, एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी
ए अपोजिट, एंटीजन ए बी के लिए एंटीबॉडी 0 और एंटीजन 0 यानी ओ के लिए एंटीबॉडी ए बी। तो देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया था, रुधिर वर्ग ओ वर्ग वाले में व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी होगी, यानी यहाँ पे एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीजन 0 है। तो अगर एंटीजन 0 है तो यहाँ पे दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 43वां प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वदाता जो है ओ माइनस को कहते हैं। सर्वदाता यानी जो सबको ब्लड दे सकता है वो ओ माइनस को कहते हैं। अब 44वां प्रश्न, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही जो सबसे ग्रहण कर सके, तो ए बी प्लस को सर्वग्राही कहते हैं, ए बी प्लस को सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 45वां प्रश्न है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एंड वीनर के द्वारा की गई। आरएच फैक्टर किसके द्वारा खोजा गया? लैंडस्टीनर एंड वीनर। 46वां प्रश्न, यदि पिता ए बी वर्ग का है तथा माता बी वर्ग की है तो बेटे का रुधिर क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, अगर पिता जो है, पिता देखिएगा क्या पूछा गया था दोस्तों, अगर पिता ए बी वर्ग का है और माता बी वर्ग की, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ले रहे हैं फादर, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फादर, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मदर। फादर का है ए बी ग्रुप और मदर का ग्रुप है बी। तो किसी को अकेला नहीं रखना है दोस्तों, जो अकेला रहे उसके साथ ओ जोड़ दीजिए। अब इसका क्रॉस कराइएगा, ए के साथ अगर ओ आया, ए के साथ अगर ओ आया तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए, जो कि बन जाएगा ए वर्ग। अगर इसी ए के साथ मान लीजिए बी आ गया तो यहाँ बन जाएगा ए बी, जो कि आपका ए बी ग्रुप हो जाएगा। अगर इस बी के साथ ओ आया तो बन जाएगा ओ बी, जो कि बी वर्ग बन जाएगा। और इसी बी के साथ अगर ये बी आया तो बन जाएगा बी बी, जो कि बी वर्ग। तो देखिएगा क्या क्या मिला दोस्तों, ए वर्ग मिला, ए बी वर्ग मिला, बी वर्ग मिला और बी वर्ग मिला। यानी आपका ए हो सकता है संतान में, बी हो सकता है संतान में और ए बी हो सकता है, ए बी और ए बी। तो आइएगा दोस्तों प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें बोला था कि अगर पिता ए बी हो माता बी हो तो संतान में कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है? तो हमने देखा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आज का हमारे यहाँ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।